नमस्कार दर्शकों, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ चैनल से। जैसे जैसे 17वीं लोकसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। हरियाणा में जैसा कि आपको मालूम है, छठे चरण में चुनाव होने हैं 12 मई को। बीजेपी ने 10 की 10 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं, कांग्रेस ने 6 सीटें डिक्लेयर की हैं और बीएसपी ने हिसार की सीट अपनी डिक्लेयर कर दी है। अभी कुछ पार्टियों ने अपनी सीटें डिक्लेयर करनी है। कुछ क्षेत्रीय पार्टी जिनका जन्म अभी अभी हुआ है, जेजेपी, उसका गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ, उन्होंने भी अपनी सीटें डिक्लेयर कर ली हैं। चुनावी बिसात बीत चुकी है, केवल मोहरे चले जाने हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, कैसा होगा, क्या बीजेपी रिटेन करेगी, क्या महागठबंधन जिसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनको नेक टू नेक फाइट देगी। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है, हम चैनल के माध्यम से ऐसी पर्सनैलिटीज को आपसे रूबरू करवाते रहते हैं जिन्होंने किसी ना किसी क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया हो। हमारे बीच आज एक ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो 2 मर्तबा हरियाणा विधानसभा के सदस्य रह चुके, यानी कि एमएलए हैं, और प्रोफेसर छतरपाल जी, जिनको पूरा प्रदेश जानता है, हल्के के लोग जानते हैं कि वो एक जितना ऊंचा उनका कद है, उनका व्यक्तित्व भी है। प्रोफेसर से राजनीतिज्ञ बने, राजनीतिज्ञ से बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बने। आइए उनसे एक बेबाक बातचीत करते हैं। क्या बीजेपी इस बार रिटेन करेगी? बीजेपी क्या 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 इश्यूज हैं चुनाव लड़ने के, किन किन इश्यूज पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? क्या मोदी जी दोबारा देश की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे? उनको जनता नकार देगी या कुर्सी पर बिठाएगी? ये सब जानने के लिए हमारे बीच प्रोफेसर छतरपाल जी हैं। छतरपाल जी का थोड़ा सा मैं बायोडाटा बता देता हूं। छात्र जीवन से इन्होंने राजनीति की अपनी शुरुआत की। गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में ये प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद डिफेंस व स्ट्रेटेजिक उनमें एमए किया, पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमफिल किया, फिर प्रोफेसर बने। इनके ताऊ मनफूल जी फरीदपुर के जो रहने वाले हैं, एमएलए रह चुके हैं। 1991 में इन्होंने घिराए हल्के से एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि चौधरी देवीलाल जैसी शख्सियत को, जो कि उनको हराया और जेंट किलर की उपाधि इन्होंने मिली। अक्सर राजनीतिक गलियारों में कहते हैं, उपाधि नहीं है ये, राजनीतिक गलियारों में इनको जेंट किलर कहा जाता है। 2005 में फिर कांग्रेस की टिकट से ये एमएलए रहे और मिनिस्टर रहे 1991 में, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर। 5 मरतबा आप, एक बार कांग्रेस से, 4 बार कांग्रेस से, 1 बार आज़ाद और 1 बार बीजेपी से आप चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच, हमारे चैनल पर है। तो सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं चैनल पर आने पर। धन्यवाद राजीव जी। मेरा आपको और आपके सभी हाँसी की आवाज़ के दर्शकों को नमस्कार। सर, 17वीं लोकसभा का चुनाव मुहाने पे है। प्रदेश में छठे चरण में चुनाव होने वाला है। क्या लगता है कि बीजेपी रिटेन करेगी? मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? आप बीजेपी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी की क्या क्या नीतियां हैं और किन किन इश्यूज पे काम करेगी।
तो किन किन इश्यूज पे चुनाव लड़ने जा रही है इस बार, जबकि मुखालफत बहुत है बीजेपी की? देखिए राजीव जी, पार्लियामेंट के चुनाव के माध्यम से इस देश की जनता, इस देश का आवाम ये प्रयास करता है, ये अपेक्षा करता है कि राष्ट्र के अंदर एक राष्ट्रवादी और विकास से ताल्लुक़ रखने वाली सरकार बने। और पिछले 47-50 के बाद से जो राजनीतिक दौर चले, जितने भी चुनाव आए, हर एक चुनाव का अपना महत्व रहा। हर एक समय में एक अपने किस्म की सरकार बनी और जो स्थिति हमारी 47-50 के अंदर थी, उस स्थिति में और अब की स्थिति में अनेक योजनाओं के तहत निरंतर गति और विकास की बातें चलती रही। विकास के ऊपर सवालिया निशान भी उठते रहे, राजनीतिक लोगों की मंशा पे, कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल भी उठते रहे। उसके बीच में बहुत सारी शख्सियत ऐसी रही जिन्होंने बहुत अच्छी जहनीत के साथ इस देश की सेवा की, पार्लियामेंट में अपनी भूमिका को निभाया। जो थ्रस्ट एरियाज थे उनकी तरफ विशेष ध्यान आकर्षित करवाया और उन थ्रस्ट एरियाज को भी अटेंड करवाने के लिए सरकार की तरफ से स्कीमें, योजनाएं, पॉलिसीज को बनवाया गया। लोग लाभान्वित हुए, कुछ लोग बीच में बाधाएं जो आती हैं स्कीमों के इम्प्लीमेंटेशन की, उसका शिकार भी हुए। और इन्हीं सब जद्दोजहद के चलते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में वाजपेयी जी के समय से आधिपत्य में आई। नेशनल गवर्नमेंट उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व में बनाई और उसके बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ये बात ठीक है कि कांग्रेस भी राष्ट्रवादी सरकार का दावा करती रही। कांग्रेस भी इस बात का दावा करती रही कि इस राष्ट्र को बनाने में, इसकी जंग आज़ादी को लड़ करके देश को बनाने में, चलाने में उनका अहम रोल रहा। लेकिन जो कयास, जो कमियां, जो प्रश्न इस देश में कांग्रेस की कार्यप्रणाली और उसके नेतृत्व के ऊपर उठते रहे, उसी का विकल्प देने के लिए माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। और किसी वजह से वो सरकार नहीं चली और एक अंतराल के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उभर करके आई और 14 से 19 तक जो काम किया उसके अंदर निश्चित तौर से बात देखने को मिली कि जो बूम हिंदुस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आना चाहिए, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर इस किस्म का प्रदर्शन किया कि हिंदुस्तान अपनी अहमियत रखता है। हिंदुस्तान, सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको यहाँ, बूम किसको बोलते हैं? आज भी बीजेपी स्वामीनाथन किसानों की रिपोर्ट नहीं लागू कर पाई। मेरा जवाब पूरा ही नहीं होने दिया, आप बीच में सवाल ले। बोलिए। बूम शब्द जो आप कहने लग रहे हो और स्वामीनाथन को जो आप बीच में लेकर के आने लग रहे हो, ये उसी जिस्ट का एक हिस्सा है जो कांग्रेस के टाइम में जो कवायद चली कि किसान पीड़ित है, किसान दुखी है और अनेक नेता ऐसे रहे उस जमाने में भी, कांग्रेस के अंदर भी और विपक्ष में भी, जिन्होंने कांग्रेस के बारे और राष्ट्रीय सरकारों के बारे में, किसान की हालात के बारे में जो विषय उठाए, उन्हीं को लेकर के कहीं स्वामीनाथन अस्तित्व में आए और उनकी रिपोर्ट की चर्चा हुई। किसान को लाभ मिले, किसान सरवाइव कर सके, इसको देखते हुए स्वामीनाथन ने जो रिकमेंडेशंस दी, उसको स्वामीनाथन जी ने स्वयं देश के अंदर इस बात को अलेज किया, इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरी रिपोर्ट से कहीं बढ़ करके उसको लागू किया है। Is it so? It is so since you take the rates of बाजरा, बात ये कही जाती है कि किसान को उसकी लागत का डेढ़ गुना स्पोर्ट प्राइस मिले।
बाजरे की लागत और खर्चों को देखते हुए जो भाव दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट से कहीं आगे है। और एक चीज डाल दी गई उसके अंदर, मैटर ऑफ कैलकुलेशन है। इस बात से मैं सहमत हूं कि किसान अपने भाव का आंकलन कर ले खर्चों का, और उस आंकलन के बाद उसका जो सेल रेट है, स्पोर्ट प्राइस जो है, उसका 1.5 गुना मिलेगा उसको। सर मान लिया। अब सवाल ये आएंगे कि जिस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन की बात है, विभिन्न स्कीमों की बात है कि साहब वो पूरी तरह से लागू हुई कि नहीं, बीच में क्या हुआ। जब भी चुनाव होता है ये राम मंदिर बीच में आ जाता है, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे बीजेपी की हिंदूवादी सोच हो, उसको लेके आ जाते हैं कि राम मंदिर बनेगा। बहुत तरह की बातें करते हैं नेता लोग, जैसे कि अपने योगी जी हैं, बजरंगबली को आगे लेके आते हैं, राम मंदिर को आगे लेके आते हैं, भगवा पहन के बातें करते हैं। तो क्या राम मंदिर किसानों को महज 6,000 रुपये सालाना देना, जो कि कांग्रेस ने 6,000 महीना का कर दिया है अपने घोषणा पत्र में, क्या राम मंदिर या पुलवामा और इस तरह की डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, ये सब कुछ बीजेपी को नहीं झेलना पड़ेगा कि व्यापारी वर्ग इनसे विमुख होता जा रहा है। भले कि टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आता हो, लेकिन मार्क्सिस्ट के अंदर इसका रिवर्स नहीं जा रहा है क्या? राजीव भाई देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर प्रतिस्पर्धा का दौर रहता है। बिल्कुल सर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस में हो, यदि अपोजिशन मजबूती से उसके विषयों को उठा करके चर्चा करता है या उससे कहीं ज्यादा करने का दावा करता है, तो ये बात तो ठीक है कि प्रतिस्पर्धा आई और सरकार भी जागरूक रहेगी, सरकार एक्टिव भी रहेगी। लेकिन सवाल ये है, पब्लिक इस बात का आकलन करे कि व्यवहारिकता किसके बयानों के अंदर है, वास्तव में कोई कितनी जिम्मेवारी के साथ बात को इस देश के मतदाता के सामने कहने लग रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर नरसंहार की बात को अपना एजेंडा बना करके नहीं आएगी। कोई आकर के ये नहीं कहेगी कि मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँगा, मैं राष्ट्र के टुकड़े करूँगा इसलिए मुझे सत्ता दे दो। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक विजन और अपनी एक आइडियलिस्टिक अप्रोच लेकर के आती है, जिसके अंदर राष्ट्रीयता की बात भी करेंगे, मानवता की बात भी करेंगे, विकास की बात भी करेंगे, सभी बरादरियों को साथ लेके चलने की बात भी करेंगे, सभी धर्मों का सम्मान करने की बात भी करेंगे, संवैधानिक दायरे के अंदर सारी चीज़ों को ठीक करने की बात भी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उस देश की राजनीतिक अलग अलग पार्टियों के नेताओं का अपना बॉडी लैंग्वेज क्या है, व्यवहार क्या है, उनकी कमिटमेंट क्या है, उनकी कर्तव्य परायणता कितनी है, उनका एक्सेसिबिलिटी टू द पीपल कितना है, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो क्या है, उनका IQ उसके ऊपर क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर वो कितनी कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। ये आंकलन चुनाव के समय जनता को ही तो करना है। आजकल आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, जितना कम्युनिकेशन का सिस्टम है, वो लोग उस एनालिसिस को करें और उस एनालिसिस के बाद इनका कंपैरेटिव स्टडी के आधार के ऊपर। सर मेरा एक प्रश्न, मूल प्रश्न आपसे है, क्या कोई पार्टी अपना मैनिफेस्टो पे आज तक खरी उतरी है क्या? और खरी नहीं उतरी तो उस पर चेक एंड बैलेंसेस क्यों नहीं लगते कि भी उस पर ऐसा कोई कानून बने? आप तो एक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के यानी कि वो है, और बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच आपकी है। भाजपा ने बहुत सी कमिटमेंट की, कांग्रेस ने बहुत सी ऐसी कमिटमेंट की, मैनिफेस्टो में 6,000 रुपये महीना की भी डाल दी है। क्या है SYL की सभी कमिटमेंट करते आ रहे हैं कि मैं पानी लेके आऊँगा, मैं देश को, प्रदेश को हरियाला बना दूंगा, सब कुछ किसान की जीवन रेखा। आज तक यानी कि किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक पब्लिक को वर्गला कर और उस पर अमली जामा पहनाया है क्या? अगर नहीं पहनाया तो उस पर एक्शन क्यों नहीं? प्रोफेसर छत्रपाल के जहन में ये बात क्यों नहीं आती? नहीं, प्रोफेसर छत्रपाल के जहन में तो ये बात है, तभी तो प्रोफेसर छत्रपाल सिंह लड़ाई लड़ने लग रहा है, तभी तो प्रोफेसर छत्रपाल सिंह कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों और पॉलिटिकल आदमियों के आड़े आने लग रहा है। सवाल ये नहीं कि एक व्यक्ति अपनी लड़ाई को कितनी निष्ठा के साथ लड़ता है, समग्रता के साथ जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों, राजनीतिक पार्टियों, ब्यूरोक्रेट्स, कर्मचारी, अधिकारी और जो खैर ख्वाह हैं इस देश के,
उनके समाज के बोटल उनके लिए एक चेक एंड बैलेंस है। उसके माध्यम से आपको लीगल राइट्स हैं, आप सूचना लें, रिकॉर्ड के ऊपर उसको एस्टेब्लिश करवाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे एक्स प्रधानमंत्री है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, आप उसको लीगल प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा। ये देश के लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का ही ये देश है, उनके द्वारा संचालित है। इस देश के आवाम को, नागरिक को सचेत होना पड़ेगा, तभी पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल लीडर, ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी एक मेरा प्रश्न आपके व्यक्तित्व को लेकर है। आप कांग्रेस में 2 बार एमएलए रहे, मिनिस्टर भी रहे, 5 बार आपने चुनाव लड़ा, 4 बार कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा, फिर आप आए 2014 में बीजेपी। कांग्रेस की नीतियों से खफा होकर तो कुछ नीतियां आपको गवारा नहीं की, बीजेपी की नीतियां अच्छी लगी, लेकिन अब बीजेपी के अंदर एक ऐसा कल्चर निकल कर आ रहा है। बीजेपी वाले कोसते थे हमेशा कांग्रेस को कि तुम पारिवारिक पार्टी हो, परिवार को, डायनेस्टी को, लेगेसी को, परिवारिक लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या बीजेपी में ऐसा नहीं है? सर छोटू राम के दोते वीरेंद्र सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी और उनके आईएएस पुत्र जो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो यूपीएससी में 10 रैंक पर आए, उनको टिकट दे दी गई। क्या ये प्रेशर माउंटिंग राजनीति है कि मैं पार्टी छोड़ जाऊंगा, मेरे लड़के को टिकट दीजिए? ऐसी बीजेपी में भी ऐसा कल्चर आ गया है कि जो कांग्रेस में पीछे आप छोड़कर आए, जरा रिव्यू कीजिए। देखिए, मैंने कांग्रेस की वर्किंग के, कांग्रेस के लीडर्स की वर्किंग के खिलाफ एक नहीं अनेक बार हमेशा मेरी आवाज़ को उठाता मैं रहा, और यही वजह रही कि कांग्रेस के अंदर होने के बावजूद मुझे आज़ाद चुनाव लड़ना पड़ा। यही वजह रही कि अल्टीमेटली मुझे कांग्रेस को एक लड़ाई, इंटरनल लड़ाई के बाद छोड़ना भी पड़ा, और जो अपेक्षाएं मेरी भारतीय जनता पार्टी में हो सकती थी, उसमें जो डायनेस्टी बात आप कहने लग रहे हो, डायनेस्टी के मुद्दे पर जब हमारे नेता सोनिया गांधी को ये कहते हैं कि सोनिया अपने पुत्र मोह के अंदर फंसी हुई है, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की बात जी जी जी, और उसके बाद यदि इस किस्म की बात हमारी पार्टी के लोग करते हैं तो उसका आंकलन भी देश करता है, उसका आंकलन भी दुनिया करती है, और ऐसे एक्सेप्शन का निश्चित तौर से कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी के उस मुद्दे के ऊपर होता है। इन चीज़ों को हमने अपनी पार्टी के अंदर कहा है, और पार्टी का ये प्रयास भी रहा कि परिवारवाद के मुद्दे से वो बचे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ में, जैसे हिसार का इशू था, पार्टी प्रेशर में आई और फैसला लिया गया, उससे कोई मना नहीं कर सकता। नहीं, ओवरऑल देश में भी ऐसा है। सेंटर में रामनाथ जी के पुत्र हैं, और अन्य बड़े बड़े नेताओं के पुत्र भी आगे आ रहे हैं, तो पार्टी का कल्चर ही बदल। लेकिन बहुत सारे नेताओं की और बहुत सारे नेताओं के पुत्रों की टिकटें कटी भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, बहुतों को मिली भी हैं, और कहीं प्रेशर में आ भी गए हैं नेतृत्व, उसमें कहीं समीकरण और कहीं विनेबिलिटी, कई किस्म की बातों को शायद प्रभावित किया होगा। ऐसे में प्रोफेसर छत्रपाल का कद इतना ऊंचा, वो अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह का तो जहाँ तक ताल्लुक है, मैं कोई पुश्तैनी, मेरे पूर्वज ना तो कांग्रेस पार्टी में थे, ना मेरे पूर्वज भारतीय जनता पार्टी में थे। मैं और मेरे पूर्वज तो एक जो हिंदुस्तान की कल्चर और संस्कृति से ओतप्रोत, ईमानदारी के साथ अपनी आजीविका चलाने वाले, और गरीब और आम आदमी के साथ खड़े होने वाले, गुंडा और बदमाश और करप्शन के खिलाफ बोलने वाले संस्कारों को लेकर के मैं सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूँ। मेरी पॉलिटिकल पार्टी मेरे संस्कार हैं, मेरी पॉलिटिकल पार्टी मेरे जो विकास, जिस परिवार के अंदर जन्म मेरा, जिस परिवार के अंदर, और जो विचारधारा मेरी विषयों को लेकर के बढ़ी है, वो मैं अपने आप में एक यूनिक मानता हूँ, और मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल नेता और कोई पॉलिटिकल ताकत उससे मुझे विमुख नहीं कर सकती है। मैं कांग्रेस में था तभी इस विचारधारा के साथ काम करता था, आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो भी उसी विचारधारा के साथ काम करता हूँ। मेरी पर्सनल जो शक्ति प्रजातांत्रिक माध्यम से मुझे मिलेगी या मिली है, उसका सदुपयोग भी मैंने जनता के लिए किया है। मुझे जब टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर बनने का मौका मिला
तो मैंने 3380 के विभाग के अंदर 1.5 लाख दाखिले इंश्योर कर दिए। हर जिले को पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिए, 2 यूनिवर्सिटीज हरियाणा को दी, टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। थर्मल पावर प्लांट मैंने 1200 मेगावाट का खेदड़ के अंदर दिया। अपने इलाके को हर गांव को सड़कों से जोड़ा। पानी के साथ मैंने बहाव इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर का करके दिया। गलियों की, स्कूलों की, कॉलेजेस की भरमार, वेटनरी की भरमार, हर उस समस्या को अटेंड करने के साथ और नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। काट रहा हूँ, लंबा हो रहा है। प्रोफेसर छत्रपाल ने अपने मंत्री काल में बहुत कुछ काम किया, बहुत कुछ काम किया, जनता के लिए काम किया, इंडिविजुअल के लिए नहीं काम किया। मैं देख रहा हूं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, प्रोफेसर छत्रपाल अब बीजेपी में अपने आप को कुछ कंजक्टेड महसूस कर रहे हैं, जैसे कि पहले आप बटन कांग्रेस। देखिए कंजशन का जहां तक ताल्लुक है, किसी संगठन में, किसी समूह में जब व्यक्ति काम करता है तो अनेक लोगों की विचारधारा और सवाल जवाबों का आपके सवाल जवाब और विचारधारा के साथ 19-21 की चर्चाएं चलती हैं। आपको अपनी बात को प्रिवेल करवाने के अंदर सफलता किस हद तक मिलती है वो अपना प्रयास है, और कई बार आपकी सफलता उसमें मिल जाती है, कई बार लगता है कि आपके जो दूसरे स्वर हैं कहीं मजबूत हो गए। तो ये यदि आपको समूह में और संगठन में काम करना है तो ये बातें चलती रहती हैं। आपको जब तक कोई सही रास्ता, सुगम रास्ता नहीं मिलता तब तक आप काम करते हैं उसी व्यवस्था के अंदर। लगता है कि प्रोफेसर छत्रपाल कोई सुगम रास्ता तलाशने में है, लेकिन इनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का रोड शो हुआ 12 तारीख को, और मुख्यमंत्री जी की पीठ पर ये खड़े थे माइक लेकर और बड़े बुलंद आवाज से बोल रहे थे। एक रोड शो बना 4.5 साल, 4.5 साल में इतना विकास नहीं हुआ। हांसी अपने विकास पर आंसू बहाता रहा, और जैसे ही मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ तो सारी रोड चकाचक कर दी गई, स्टे कैटल्स को फाटकों में बंद कर दिया गया, और नाले की सफाई, हाउस कीपिंग शहर की चारों तरफ से जगमगा गई। यहाँ तक कि आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ कि नगर परिषद ने उनके बैनर्स भी उतारे। क्या मानते हैं कि 4.5 साल में ये विकास के जो पिछड़ गया है हांसी, क्या यहाँ के विधायक को जिम्मेवार मानते हैं? क्या बीजेपी जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उसको जिम्मेवार मानते हैं कि यहाँ के विपक्ष के विधायक रही है तो इसको इग्नोर कर दिया जाए? और एक रोड शो में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात से नजर आने लगी है। रोड शो में हांसी को दुल्हन की ये बात तो ये प्रदर्शित करती है कि बार बार मुख्यमंत्री को बुलाते रहना चाहिए और चकाचक रहे हांसी। नहीं, ये तो करती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को बहुत काम होते हैं, बार बार तो यहाँ विकास के लिए क्यों आएंगे? लेकिन इसके लिए देखिए, ये दुर्भाग्य की बात रही कि हमारी हांसी का प्रतिनिधित्व अपोजिशन के हाथ में रहा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की उस नीति की तारीफ आप करिए जिसमें सबका साथ, सबके विकास की बात की गई, और उसके बावजूद कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं बन सका था, उसके बावजूद भी हम मुख्यमंत्री साहब को अनाज मंडी में लेके आए, और वो यही नहीं बल्कि पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में भी गए, और 5 करोड़ तो हांसी शहर के लिए, उसके अंदर जो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज के फंड है उसके अलावा हमने पैसा दिलवा दिया था। 10 करोड़ देहात की व्यवस्था को सुधारने के लिए पैसा दिलवा दिया। पैसा तो पेंडुलम बन के कोर्ट में अटक गया। अब ये मुख्यमंत्री जी का काम नहीं है, वो छत्रपाल सिंह का काम नहीं है कि उस 5 करोड़ को लेकर के आप लगवाते रहे। वो हमारी यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी की जो व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था के आड़े, वो व्यवस्था के तहत 5 करोड़ पैसा वो ही नहीं लटका, बल्कि जो म्यूनिसिपैलिटीज के पास दूसरे फंड्स भी थे उनका भी सदुपयोग सही तरीके से नहीं हो पाया। ये एक दिक्कत का विषय अनफॉर्चुनेटली हांसी के अंदर बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देहात के अंदर वो पैसा बड़ी सुगमता के साथ लगा, और उसके अलावा 10 करोड़ रुपया और हमने उसके बाद मंगवा दिया, और उसके अलावा जितनी भी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी वो घोषणाएं भी हमने सारी इम्प्लीमेंट करवाई। तो मैं इसके अंदर निश्चित तौर से एक अच्छी बात देखता हूं कि मुख्यमंत्री ने 90 विधानसभा क्षेत्रों को साथ लेकर के चलने का, चाहे हारे हुए विधायक भी थे, ये प्रयास किया, हांसी को भी साथ लिया, तभी तो हांसी की अनाज मंडी में आए, तभी तो हांसी के अंदर घोषणाएं की, तभी तो। लेकिन म्युनिसिपैलिटी की जो सफाई और रखरखाव का जहाँ तक विषय था
वो म्युनिसिपैलिटी की जो इलेक्टेड बॉडी थी उसके अंदर सिरों का जो गणना थी वो टेक्निकल पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं हेल्ड अप हुई और उसी की वजह से चीजें आड़े आई। श्रद्धेय रेणुका बिश्नोई यहाँ की विधायक हैं और वो कहते हैं हमेशा कि मैं अपने उसमें संसद में आवाज़ उठाती हूँ, असेंबली में आवाज़ उठाती हूँ, हमेशा हंसी की आवाज़ रेज करती रहती है विकास की, लेकिन कोई सुनते ही नहीं। हरियाणा एक बेबानी सी बात है। मैंने अपने अनुज को कभी प्रमुखता के साथ ना ही तो बोलते देखा विधानसभा में और ना ही ये बातें पुरजोर तरीके से कहीं प्रोटेस्ट के रूप में करते देखा। और इन बातों की आवश्यकता उनको इसलिए भी नहीं पड़ी क्योंकि जो वो चाहती थी उससे पहले ही सरकार वो करने के लिए तत्पर रहती थी। तो ये विषय कहीं आया ही नहीं कि एमएलए की कोई आवाज़ उठे या ना मने, क्योंकि एमएलए की आवाज़ से ज़्यादा सरकार हाँसी के बारे में वैसे सजग थी। मैं हर हफ्ते 2-2, 3-3 दिन हाँसी के लोगों से रूबरू रहा हूँ और शायद ही ऐसा कोई विषय हो जो मेरे सामने आया हो और उसको हमने अनअटेंडेड भेजा हो। हाँसी के लोगों ने कभी प्रमुखता के साथ इस बात को, चाहे शहर के अंदर सफाई की दिक्कत थी, सीवर की दिक्कत थी, कभी इकट्ठे होकर के किसी भी मोहल्ले ने, किसी गली ने मेरे सामने आकर के इस बात को प्रमुखता से कभी नहीं रखा कि मैं आऊं और उसमें इंटरवीन करके उसको मैं सॉर्ट आउट। रेणुका बिश्नोई जी ने तो खुद गंद उठाया है यहाँ से कुछ। अब ये वो पॉलिटिकल ड्रामा यदि कोई करें तो वो करें। रेणुका जी मेरे को आके कह देती कि छत्रपाल जी ये फलाने मोहल्ले के अंदर ये काम आप करवा दो, आई वुड हैव डन इट। वो कहती है कि मेरे साथ तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। वेंडेटा कब? उन्होंने मुझे ही नहीं कहा। राग द्वेष करते हैं। मुझे कह देती कभी, मैं पॉलिटिकल पार्टी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव था यहाँ पे, उन्होंने कभी मेरे से नहीं कहा। और कभी ऐसे लोगों ने भी जो पीड़ित या प्रभावित थे कभी आकर के मुझे ये नहीं कहा कि आप इस विषय को सॉर्ट आउट करवा दीजिए, आई वुड हैव डन इट। रादर किसी इंडिविजुअल का फोन आया तो हमने उसी वक्त उसको अटेंड करके उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाया। प्रोफेसर छतरपाल, मैं विजिट करके आया उसको भी बिल्कुल सेंटर में ले जा रहा हूं। प्रोफेसर छतरपाल, राहुल गांधी जी की पर्सनैलिटी को, राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? ये एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हो गए हैं या स्टिल जो आपकी भाषा होती है उसे कुछ भी कह देना, वो आई ट्विस्ट करते हैं, वो अलग बात है कि पार्लियामेंट में जैसा भी किसी को देखते, या सीजन्ड हो गए हैं या स्टिल जो आप बोलते हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो है। देखिए, राहुल गांधी जिस दिन पार्लियामेंट में बोल रहे थे मुझे अच्छा लगा कि जिस राहुल की इमेज जिस किस्म की बढ़ाई जा रही है, आज वो बहुत अच्छे तरीके से मुद्दों को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं। मैं उस दिन उत्तराखंड में नैनीताल में था और मैंने विशेष तौर से अपनी जर्नी को डेफर करके मैंने विशेष तौर से सुना और उनके बोलते बोलते लाइट चली गई थी। मैं उठ के अपनी ट्रैवलिंग पे गया। मैं उसमें जो परिस्थिति थी रात को मुझे जब पता लगा तो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि राहुल गांधी जितने मुद्दे सीरियसली उठाने लग रहे थे उनकी सबकी सीरियसनेस को उन्होंने खत्म कर दिया। उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस गुस्से में वो बात कर रहे थे तो आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गले पड़ना और गले मिलने के अंदर फर्क मैं इस पार्लियामेंट में आने के बाद मुझे पता लगी। उनको क्या आवश्यकता थी वो मोदी जी के जाके गले में पड़ रहे थे? उनको क्या आवश्यकता थी जो वो कर पाए उसके बाद में वो अपने साथियों को इस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे थे? तो ये जो सीरियस और सीजन पॉलिटिशियन का अपीयरेंस इन द पार्लियामेंट होनी चाहिए, उस दिन वो अपने स्पीच में और जो मुद्दे उठाने में तो वो प्रयास कर रहे थे और लग भी रहा था कि शायद ये इस सीरियसनेस में है, लेकिन लास्ट में उन्होंने सारा उसको ये विषय खराब कर दिया। मोदी जी कितने सीरियस हैं? उनको भी फेंकू कहा जाता है, उनको भी जुमलेबाज कहा जाता है। 15 लाख खाते में आ जाएंगे। मोदी जी 56 इंच का सीना है, मैं मार दूंगा पाकिस्तान को। मोदी जी अपनी बात को प्रबलता के साथ बोलते हैं, प्रमुखता के साथ बोलते हैं, हास्यास्पद तरीके से बोलते हैं, लेकिन व्यवहारिकता के साथ जुड़ करके भी वो बोलते हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कितना व्यवहारिकता? और देखिए, व्यवहारिकता यदि ना होती तो जो डिफरेंस पिछली सरकारों में इसमें देखने को मिला वो नहीं मिलता। ये बात ठीक है कि जो व्यक्ति काम करता है उसके ऊपर सवाल एक नहीं अनेक उठते हैं,
ये बात भी ठीक है कि उनके राज के अंदर हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई, लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज का एनकाउंटर भी कैसे हुआ, ये बात भी प्रमुखता से मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिलती है। मैं पहचान पा रहा हूं। सो इस बात को भी महसूस हमें किया जाना चाहिए, और ये टोटल जो विषय है इसको देश की जनता देख रही है, और देश की जनता उनका अपना आंकलन करेगी। और 2019 के अंदर इस पार्लियामेंट के माध्यम से ये एनालिसिस लोगों के द्वारा आएगा। चलो देखते हैं कि जनता जनार्दन 17वीं लोकसभा चुनाव में किसको गद्दी पर बिठाती है और किसको नकारती है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। प्रोफेसर छत्रपाल जी ने बहुत खुले मन से हमसे बेबाक बातचीत की सभी इशू पे, ये घबराए नहीं। जब हमने पूछा कि आप बीजेपी की कार्यप्रणाली से कुछ कंजक्शन महसूस कर रहे हैं, तो बताया कि भी हो सकता है कि भी राहें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन एक बेबाक बातचीत इनसे हमने की, हांसी के बारे में भी की और प्रदेश के बारे में भी की। तो हम प्रोफेसर साहब का फिर से आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन एक बार राहत इंदौरी साहब का एक शेर जरूर पढ़ना चाहूँगा दर्शकों आपके लिए। बन के हादसा, प्रोफेसर साहब माफी चाहूँगा, राहत इंदौरी साहब का मेरा नहीं है। बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, कि मालूम नहीं कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। एक आइडियोलॉजिकल फिलोसफिकल, एक साइकेट्रिस्ट, एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान और राजनीतिज्ञ हमारे साथ जिन्होंने बेबाक बातचीत की, हम इनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की, राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं। दर्शकों बने रहिएगा हांसी की आवाज़ चैनल के साथ, ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह हम आपकी समस्याओं को उठाते रहते हैं और शख्सियत से, ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते रहते हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में मुकाम हासिल किया हो। बने रहिएगा इस वायदे के साथ कि मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मेरा राजीव आपके दर्शकों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।